तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा फिजिक्स में। अभी तक हम लोगों ने क्या कहते हैं, शुरुआत से पूरा हम लोग प्रक्षेपगत तक पहुंच गए थे। तो हमने सोचा ये तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया है तो क्यों ना जितना टॉपिक खत्म हो गया है शुरुआत से लेकर के प्रक्षेपगत तक का जो फिजिक्स के फार्मूले होते हैं, मैं जितने फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे फार्मूले आपको एक बार रिवीजन करवा दूं, ताकि आप लोग को फार्मूले एक बार में याद हो जाए और जब आप डेरिवेशन या न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पहले हम आपको बता देते हैं मात्रकों का परिवर्तन क्या होता है। मात्रकों का परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे किसी मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में आपको चेंज करना है। जैसे बोल दिया, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग लोग बोल देते हैं कि बताओ 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो मैं आज पहले इसको बता दूं, आज हम लोग स्टार्टिंग यही से करते हैं। तो अगर इसका बिल्कुल फुल वीडियो चाहिए तो सबसे पहली जो वीडियो है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से इसको बता दे रहा हूं। तो आपको याद करना है क्या, एक सेकंड, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। एक तरफ से आपको एक बार ये याद करना है, ठीक है। तो मतलब इसका ये हुआ कि आप इतना समझ लो कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमेशा भाग होता है और राइट से जब लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमेशा गुणा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बोल दिया जाए, जैसे आपके दादाजी बोल दें कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर पहले इसमें देखो 1 किलोमीटर क्या लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर आपका ये लिखा हुआ है। और दादाजी क्या पूछे थे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो मीटर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका मीटर लिखा हुआ है। अब इधर से इधर को चलिए, ठीक। तो किलोमीटर तो हटा दो, 1 2 3। उसके बाद मैंने क्या बताया, जब उधर से इधर को आते हैं तो क्या गुणा करते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर बराबर यहाँ पे कितना होता और ये मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो कितना, 1 2 3, मतलब 1 लगा के 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। या फिर इसको ये भी कर सकते हो 10 की पावर 3 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो 1 किलोमीटर, जैसे मान लो आप रोड में चलते हैं, कोई अगर आपसे पूछ ले कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बता सकते हो कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं। ये ऐसे निकलता है, समझ गए। अब जैसे कोई अगर आपसे पूछ ले कि 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कोई ये पूछ ले, तो फिर आप क्या बताएंगे। यहाँ पे क्या पूछ ले कोई, 1 मिलीमीटर मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो डेसीमीटर पूछा है तो यहाँ पे लिख दो डेसीमीटर, और यहाँ पे लिखना है कितना होता है। इधर से जब इधर को जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं, 1 2, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बटे 1 और 2। इसको ये भी लिख सकते हो बराबर 10 की पावर माइनस का 2, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 2 डेसीमीटर हो जाएगा। समझ गए ना कैसे निकाला जाता है। तो इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप किसी का भी परिवर्तन निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है मिलीमीटर से डेकामीटर निकालना है, मिलीमीटर से हेक्टोमीटर निकालना है, हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर निकालना है, डेसीमीटर से किलोमीटर निकालना है, किलोमीटर से सेंटीमीटर निकालना है। मतलब कुछ भी आपको निकालना हो, सिर्फ आपको ये 6 साथ ही अगर जो नाम लिखे हुए तुम्हारे जो जिनको आप व्यक्त करते हैं, अगर ये याद कर लेंगे तो आप किसी को भी निकाल सकते हो। उसके बाद अब ये याद रखना कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमेशा भाग करते हैं, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो हमेशा गुणा करते हैं। ठीक है, इसको बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग। हमारे अमित जी बैठे हुए बगल में जो ईटर सर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, अब अगर इसके बाद मैं टॉपिक पढ़ाया था विमाएं कैसे निकालते हैं। तो विमाएं निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, जो आपकी मूल राशियां होती हैं 7 होती है, फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो 7 होती है। उनमें से आपको सिर्फ 4 याद करनी। विमा याद करने के लिए आपको सिर्फ 4 याद करनी। काय की याद करनी है, ये हो गई तुम्हारी लंबाई की विमा क्या होती है एल, द्रव्यमान की विमा क्या होती है एम, द्रव्यमान की हो गई, ये समय की हो गई, समय मतलब सेकंड की हो गई, और ये ताप की हो गई। आपको अभी सिर्फ ये 4 याद करनी है, ठीक।
अगर ये 4 आप याद कर लेंगे तो आप क्लास 11th में जितनी सारी तुम्हारे मात्रक दिए हुए हैं, किसी का बीमा निकालना है तो आप इन 4 के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं निकाल के आपको बता दे रहा हूं। जैसे अगर कोई आपसे बोल दे कि क्षेत्रफल की बीमा निकालिए, किसकी निकालना है? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। मैंने लंबाई की बीमा क्या बोली? एल। उसके बाद चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई भी तो एक लंबाई होगी तुम्हारी। चौड़ाई को अगर मापेंगे तो उसको किसमें मापेंगे? लंबाई में ही मापेंगे ना, तो उसकी बीमा क्या होगी? एल। और मैंने इसके लिखने का तरीका क्या बताया था आपको? जब इसको आप देखेंगे तो इसके लिखने का तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले एम लिखते हैं, उसके बाद एल लिखते हैं, उसके बाद टी लिखते हैं, उसके बाद के लिखते हैं, फिर उसके बाद जो जो आ जाए वो सब ऐसे क्रम से लिखते हैं। पहले एम, फिर एल, फिर टी, फिर के। तो अभी इसमें सिर्फ क्या क्या लिखा हुआ है? सिर्फ एल लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? पहले एम लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे। अब इसमें ये देखिए इसमें से क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एम तो कुछ है, एम की पावर 0 हो जाएगा। एल क्या दिया हुआ है? 1 और 2, ये मतलब स्क्वायर हो जाएगा ना, एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, टी की पावर 0। मतलब क्षेत्रफल की यूनिट क्या, बीमा क्या निकलेगी? ये निकलेगी तुम्हारी। अब अगर आपको आयतन की निकालना है, चलो मैं किसी और की निकाल, जैसे मैं आयतन की निकाल दे रहा हूं ताकि क्रम से रखते हैं। आयतन की बीमा निकालते हैं। आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। अब लंबाई की बीमा क्या होती है? एल। चौड़ाई की बीमा क्या होती है? एल। ऊंचाई की बीमा क्या होती है? एल। अब बोलोगे ऊंचाई की बीमा एल कैसे हो जाएगी? अच्छे मान लो ये है ये पेन। पेन अगर ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी किससे मापेंगे आप? लंबाई से ही मापेंगे, मीटर में ही मापेंगे ना, या मीटर में मापेंगे या मिलीमीटर में मापेंगे। तो मिला के इसकी लंबाई के थ्रू ही तो मापेंगे इसको, तो इसकी बीमा एल होगी। इसको मल्टीप्लाई करवा दिए तो एल क्यूब हो जाएगा। लिखने का तरीका मैंने क्या बोला? लिखने का तरीका हो जाएगा एम एल क्यूब, एम की पावर 0, एल क्यूब, टी की पावर 0। ये हो गया तुम्हारी आयतन की बीमा। तो ऐसे आप किसी की बीमा निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप किसी की भी बीमा आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक दो और बता दूं। जैसे आप कोई फार्मूला बताए, जैसे गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला क्या होता है? ये भी आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसको बता दे रहा हूं। एफ बराबर होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है। अब ये गुरुत्वाकर्षण ये निकालना है जी, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। इसकी बीमा निकालना है तो पहले आपको एफ की बीमा पता होना चाहिए। एफ क्या है? फोर्स। फोर्स की बीमा मैंने क्या बताई थी? एम एल टी माइनस 2। उसके बाद आर क्या है? आर एक दूरी है, तो दूरी की बीमा क्या होती है? एल। और स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे द्रव्यमान लिखे हुए m1 इंटू m2, मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान इंटू दूसरे पिंड का द्रव्यमान। तो पहले पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? हमेशा m1 होगा, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 होगा। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? m, पहले पिंड की दूसरे की भी m, तो m स्क्वायर हो जाएगा। अब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आराम से निकल आएगा। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या दिया हुआ है इसको मैं नोट कर लिया था ताकि देर ना हो, मतलब आसानी से हो जाए। ठीक, तो इसको पढ़ाते हैं मापन में त्रुटि। पहली बात तो त्रुटि क्या होती है हम आपको बता दें। त्रुटि क्या होती है? त्रुटि वो होती है, जैसे बोल दिया जाए, जैसे आप इसको मापना है, इस पेन की लंबाई को। ठीक, इस पेन की लंबाई को मापना है तो आप एग्जैक्ट इसकी लंबाई नहीं माप सकते हैं। सॉरी, इसको यहाँ पे कट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अमित भैया हमको हंसा रहे हैं तो हंसा रहे हैं तो सही से मेरी निकल नहीं पा रही आवाज। तो जैसे आपको क्या निकालना है? मापन में त्रुटि निकालना है। फिर से इसको स्टार्टिंग से बताते हैं। इतना पार्ट कट कर देना मेरे एडिटर साहब। फिलहाल कट हम ही करना है तो हम ही बन गए एडिटर साहब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बोला? मापन में त्रुटि। मापन का मतलब ये होता है, मापन का मतलब क्या होता है? मापन का मतलब ये होता है कि तुमको जैसे किसी वस्तु को तौलना है, किसी चीज की लंबाई निकालनी है, कुछ भी करना है,
तो उसको जो मापन करने वाला जो होता है, मतलब उसको जो मापते हैं उसी को बोलते हैं मापन। तो मापन करने के लिए 3-4 प्रणालियां होती हैं। तो जैसे मैं पहले बता दे रहा हूं कि जैसे ये तुम्हारी पेन हो गई, अब पेन की लंबाई मापना है आपको, ठीक। तो पेन की लंबाई जब आप मापेंगे तो इसकी लंबाई बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं नाप सकते हैं, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाएगी, चाहे बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाएगी। आप कुछ भी, या तो ये थोड़ा कम नाप लेंगे इसको, या तो थोड़ा सा ज्यादा नाप लेंगे। तो अब इसमें त्रुटि होती है, जैसे हम सबसे पहले बोल दें कि इसमें योग में त्रुटि क्या होती है। योग मतलब किसी वस्तु को आपको जोड़ना है। पहले पेन की लंबाई मान लीजिए x है, दूसरे पेन की लंबाई आपकी हो गई y हो गई। इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने में क्या त्रुटि आती है वो निकालना है। तो ये बोल दो कि ये हो गया तुम्हारा पहला पेन, ये हो गया आपका दूसरा पेन, इन दोनों पेन को मापना है। जब इसको मापेंगे तो बोला कि पहले पेन को मापने में डेल्टा x की त्रुटि हुई और दूसरे पेन को मापने में डेल्टा y की त्रुटि हुई, ठीक। तो इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे मैंने बताया था पिछली क्लासों में, तो अभी मैं सिर्फ फार्मूले पे फोकस कर रहा हूं। अगर आपको इसका फुल फाइनल वीडियो देखना है तो आप इसके पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका सिर्फ फार्मूला पे, मतलब फार्मूला आपको याद करवाने के लिए ही पढ़ा रहा हूं। तो क्या होगा इसका फार्मूला, जेड मान लो, इसका टोटल निकलेगा जेड। अब इसके योग में त्रुटि निकालना है तो पहले होता क्या है, यक्स, एक सेकेंड, पहले पेड़ की लंबाई x हो गई, दूसरे पेड़ की लंबाई y हो गई। अब त्रुटि क्या होगी, इसको जोड़ने मान लो z प्लस का डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा z बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा x प्लस माइनस का डेल्टा y। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है। प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे जोड़ने के बजाय यहाँ पे घटाना होता, बोल दिया जाता है एक पेन ये है, एक पेन दूसरा और है। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पास पेन पे कोई नहीं है, तो जैसे मान लो एक पेन ये है, ऐसे ही एक पेन यहाँ पे और लगा हुआ, मान लो उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा है, तो पहले पेन की लंबाई ये है, दूसरे पेन की लंबाई ये है, और बोल दिया जाए कि इन दोनों को पेनों को घटाना है, इसकी लंबाइयों को, और घटाने के बाद जो त्रुटि निकले वो निकालना है। तो जब घटाने की बात आएगी तो यहाँ पे हमेशा माइनस का चिन्ह लिया जाएगा, और जोड़ने की बात किया जाएगा तो उसको हमेशा यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिया जाएगा। समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा जोड़ने में त्रुटि, यहाँ पे लिख सकते हो योग या घटाना में त्रुटि। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो देख रहे हैं हम लोग आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं अगले पेज में। इसके बाद आता है सार्थक अंक। तुम्हारे सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक वो होता है, जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखी हुई है तो उसमें जीरो है, तो किस मान में जीरो की वैल्यू हो सकती है, किस मान में जीरो की वैल्यू नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं सार्थक अंक। जैसे बोल दिया जाए 0.000012345, तो यहाँ पर जीरो की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, इसी को बोलते हैं सार्थक अंक। ठीक, तो सार्थक अंक क्या होगा, अगर कोई मान लिखा हुआ है तुम्हारा, पहले जीरो लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा है, उसके बाद 00 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सार्थक अंक मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सार्थक अंक सिर्फ दो है, मतलब जो मेन वैल्यू निकली तुम्हारी सार्थक अंक, जो मेन मान निकाला जाएगा सिर्फ ये दो माने जाएंगे। पॉइंट के कुल मिला के अंकों के पहले जितने जीरो होते हैं, अगर पॉइंट लगा है तो उसकी वैल्यू नगण्य मानी जाती है। ठीक, उसके बाद अगर कोई पॉइंट लगा हुआ है, ठीक, और उसके बाद जीरो लगा है, फिर उसके बाद कोई अंक लिखा है, फिर जीरो लगा हुआ है, तो वहां पर इस जीरो की वैल्यू होगी, तो इसमें सार्थक अंक 4 होंगे। अगर कोई पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद अंक लिखे हुए, अंक के बाद फिर जीरो लगे हुए हैं, तो वहां पर अंक और जीरो की वैल्यू होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सार्थक अंक 7 होंगे। ठीक, अगर पहले कोई संख्या लिखी हुई है, उसके बाद कोई पॉइंट लगा हुआ है, फिर उसके बाद कुछ भी, चाहे जीरो लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो सार्थक अंक में उसको गिना जाता है,
तो कितने होंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या 5 होगी। अगर कोई संख्या 10 की पावर में लिखी, घात में लिखी हुई है, तो जो तुम्हारी घातें लगी होती हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं होता, उसके पहले जितने अंक लिखे होते हैं सिर्फ उसको सार्थक अंक में गिना जाता है। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे 3, 1 2 3, ये होंगे 3 सार्थक अंक। अब इसके बाद बताते थे जोड़ना है तुमको, जैसे लिख दिया जाए 0.523, फिर लिख दिया जाए 3.12, फिर लिख दिया जाए 1.5, इसको जोड़ना है। ठीक, तो ये आया 3, ये आया 4, ये आया 5 5 10 1 11, एक आया 4 1 5 आया। ठीक, तो जोड़ने में क्या आया तुम्हारा 5.143 आया। ठीक, अब इसमें अगर बोल दिया जाए कि इसमें कितने सार्थक अंक है, तो आप क्या बताएंगे, आपको ये याद रखना है कि जिन जिन अंकों को आपने जोड़ा था उनमें से सबसे कम सब पॉइंट के बाद सबसे कम अंक जिसमें सबसे कम अंक है पॉइंट के बाद, उसी को उतने ही सार्थक अंक गिने जाते हैं। तो इसमें इसी में अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक अंक है पॉइंट के बाद, तो सिर्फ इसमें इतना लिया जाएगा 5.1। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या हमेशा कितनी होगी 2 होगी, सार्थक अंक। समझ गए? तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, कोटिमान। ये कोटिमान क्या होता है? कोटिमान का मतलब ये होता है कि जैसे कोई, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि √10 का मान कितना होता है। √10 का हमेशा मान ये याद कर लीजिए कि 3.16 होता है। कैसे होता है? अच्छा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है 3 होता है। अब आपको 10 का निकालना है तो 10 इस 3 से थोड़ा ज्यादा ही तो होगा, तो कितना ज्यादा होगा 0.16 ज्यादा होता है √9 से। ठीक, तो √10 का मान कितना होता है 3.16। अब आपको किसी अंक का निकालना है, जैसे अगर यहाँ पे लिख दो 2.5 इंटू 10⁶ लिखा हुआ है। अब बोल दिया जाए कि इसका कोटिमान निकालो, कोटिमान निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? 2.5 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है √10 का मान लिखा हुआ है 3.16 जो लिखा हुआ है वो इससे कम है या इससे ज्यादा है। अगर कम हो तो क्या करते हैं, यक्स की वैल्यू में इसको जो लिखते हैं यहाँ पे 10⁻n ही लिख देंगे, और अगर उससे ज्यादा है तो 10⁻n+1 कर देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर यक्स की वैल्यू 3.16 से कम है तो हमेशा कोटिमान x⁶ ही हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 3.16 से ज्यादा है तो हमेशा उसके कोटिमान में एक बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल ये ले लो, पहला एग्जांपल ये होगा, दूसरा एग्जांपल ये ले लो, इसे 5.32 इंटू 10⁻12 लिखा हुआ है, इसका कोटिमान निकालना है। ठीक, क्या निकालना है? इसका कोटिमान निकालना है। जब इसका आप कोटिमान निकालेंगे तो आपको ये देखना है कि जो 5.32 लिखा हुआ है ये 3.16 से ज्यादा है या 3.16 से कम है। तो ये क्या है 5.32 से ज्यादा है। जब ज्यादा हो तो इसके जो पावर होती है पावर में एक बढ़ा देते हैं, मतलब 12 + 1 बराबर 10⁻13 आ जाएगा। तो इसका कोटिमान कितना होगा 10⁻, कितना हो जाएगा 13। ओके, तो ये इसका आंसर होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ वो पढ़ा रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम पे हो जो अब आप तैयारी क्या कहते हैं, जब 11 12 कर लेंगे तो उसके बाद जब किसी भी चीज की, जैसे जेईई नीट की आप तैयारी करेंगे तो ये सब चीजें बहुत काम आएंगी आपके। ठीक है, तो इसका नोट्स अच्छे से बना के रख लेना। चलिए बढ़ते आगे।
इसके बाद अब ये निकालना है कि ये सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। ठीक, तो सदिश राशि क्या होती है, सदिश ये होता है तुम्हारा अदिश राशि, अदिश, और ये होता है तुम्हारा सदिश राशि। और इसमें देखो मैंने कहीं कहीं पे क्या कहते हैं इसको अंडरलाइन कर रखा है, जहां जहां पे अंडरलाइन कर रखा है, कुल मिला के मैंने एक प्रकार से ट्रिक लिखी हुई है कि आप सदिश राशि और अदिश राशि कैसे निकाल सकते हैं, उसकी ये ट्रिक लिखी हुई है। तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं सदिश राशि कि सदिश राशियां क्या होती हैं। तो वैसे मेन परिभाषा क्या होती है, सदिश राशियां वो होती हैं जो जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। जब मैंने इसको पढ़ाया था तो मैंने कितने अच्छे से आपको समझाया था कि जैसे आप की कोई महिला मित्र है, उसने अगर आपसे बोल दिया कि आप हमसे 5 किलोमीटर दूर मिलिए, तो आप 5 किलोमीटर इधर जाएंगे, सामने जाएंगे, पीछे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सिर्फ उसने सिर्फ इतना बोला है कि आप 5 किलोमीटर दूर हमसे मिलिए, मतलब गांव से बाहर 5 किलोमीटर दूर मिलिए। गांव के बाहर तो इस तरफ भी गांव के बाहर हो सकता है, इस तरफ भी गांव के बाहर हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो आप क्या बताएंगे, तो अगर जिसका ये ना पता हो कि किस दिशा में मिलना है तो उसको बोलते हैं हमेशा अदिश राशि। और जिसका ये पता हो, जैसे आपकी मित्र बोल दे कि हमसे 5 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्कूल के पास मिले हमसे, जब कोई ये बोल दे आपसे तो फिर क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि आप 5 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहां पे स्कूल भी होगा, उत्तर दिशा भी है, तो आपसे दिशा भी बता दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि उसमें दिशा भी हो गई, उसका परिमाण भी हो गया। तो इस वजह से उसको बोलते हैं सदिश राशि, जिसका दोनों हो, सदिश भी हो और परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तो उसको बोलते हैं सदिश राशि। तो वही है, ये है सदिश राशि और ये है अदिश राशि। समझ गए ना, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया हूं, आपको याद हो जाना चाहिए ना। तो फिलहाल आप किसी महिला मित्र से मिलने ना जाए, नहीं तो आपकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं हम लोग को। तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले बताते हैं सदिश राशि। तो मैंने तो वो बता दी, मेन परिभाषा मैंने बता दी। अब इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको ज्यादा महिला मित्र और ये सब ना करना पड़े आपको। तो मैं ये बता दूं सदिश राशियां क्या होती है। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व और भार। भार मैंने कोष्टक बना रखा है, कोष्टक क्यों बना रखा है मैं भी बता रहा हूं आपको। तो सदिश राशि क्या होती है, ये जो नीचे लिखी हुई सदिश राशियां हैं, इनको याद कैसे करेंगे, इनको याद ऐसे करेंगे जिन राशियों में ये वाह मिल जाए, वाह मतलब समझ रहे, वाह और वाह फार वकील, बा फार बकरी, समझ रहे हैं ना इसको। तो जब ये जिसमें वाह मिल जाए और बा मिल जाए, जिस भी चाहे विस्थापन हो, वेग हो, त्वरण हो, बल हो, संवेग हो, आवेग हो, विद्युत क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, धारा घनत्व हो, भार हो, ठीक, जब ये हो जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारी सदिश राशियां होंगी। अब भार पे देखो वाह नहीं है, तो आप इसको सिर्फ आपको याद करना है कि भार में वाह नहीं है, सिर्फ इसी को आप याद कर लेंगे और यही तुम्हारी सदिश राशि है। समझ गए। अब बात आती है अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो परिमाण का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया किसी से मिलने आपको जाना है, तो मतलब कोई दिशा ना हो उसमें, सिर्फ परिमाण हो उसका, तो उसको बोलते हैं हमेशा अदिश राशि। और अगर ट्रिक के माध्यम से याद करें तो ट्रिक इसकी ये होती है कि जिसमें वाह ना हो, वाह या वाह ना हो, तो वो राशि तुम्हारी क्या होगी, अदिश राशि होगी। और इसमें कुछ तुम्हारे एक्सेप्शंस हैं, जिसमें क्या है, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, दाब हो गया, आवेश हो गया, हाँ नहीं धारा तो इसमें आ जाएगी तुम्हारी, विभव हो गया, आवृत्ति हो गई। ये 4-5 आप अगर याद कर लेंगे, इसके अलावा जितनी सारी बच्ची सब तुम्हारी क्या होगी, अदिश राशियां होंगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अमित भैया ये काय खोल दिया, साफ साफ उसमें दिखता है, मोबाइल में पूरा वो तुम्हारी खिड़की दिखती है, सब दिखता है इसमें, उसको इस वजह से बंद किया जाता है। वो इसकी पूरी छाया टीवी बनती है, देख क्या पहले देखो, कहाँ बंद है, कहाँ बंद है, ये देखो साफ साफ आप खड़े थे, देखो दिख रहा है साफ साफ, ये इस वजह से मैं खोले बंद किया। हाँ इसको खोल, इसमें देखता हूँ अच्छा आता है, इसमें भी आ रहा है, इसमें लाइट मार रहा
अच्छा उसको खोल दे सामने। हाँ उसको खुलवा सकते हो आप, इसको खुलवा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। वो ये ठीक दिमाग लगाया पड़ेगा। बनाएगा बताओ इतना बताओ, फालतू काटना पड़ेगा हमको। है काटना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आगे उसके बाद मैंने क्या बताया था, गति के समीकरण बताए थे। गति के समीकरण क्या होते हैं? गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। होते हैं गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला ये होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें 3-4 फार्मूले और बनते हैं, वो बता दें। ये तो तुम्हारे होते हैं एक प्रकार से सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रही है तो उसके लिए ये फार्मूला होते हैं। अब अगर आ जाए कोई वस्तु ऊपर की तरफ चल रही है या फिर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? तो यहाँ पे लिखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर की गुरुत्वाकर्षण से ऊपर की ओर जा रही हो, जब वस्तु कोई ऊपर की ओर जा रही हो तब क्या होगा? तब हमेशा जो s होगा वो h होगा, क्योंकि उसकी जो लंबाई मापेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ मापेंगे, ठीक। और जो तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण होगा वो हमेशा माइनस का होगा, क्योंकि आप ऊपर की ओर जा रहे हैं और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। जैसे इसको मैंने फेंका तो ये नीचे क्यों आया? गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी ओर खींच रहा है। आप तो ऊपर की तरफ बल लगाए हैं और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ बल लगा रहा है, दोनों बल अपोजिट हो गए। अपोजिट की वजह से यह चिन्ह माइनस का लिया जाता है। तो इसके लिए गति के समीकरण क्या बनते हैं तीनों, वो बताता हूं मैं। तो पहला समीकरण क्या बनेगा? v बराबर u माइनस का जी टी स्क्वायर। माइनस का क्यों आया? माइनस का इस वजह से आया क्योंकि जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही, इस वजह से जी का मान माइनस का आया। दूसरा समीकरण क्या होता है? h बराबर यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होगा? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2gh होगा। ये तीनों समीकरण होंगे गति के। जब ऊपर जाएंगे तो ये बनेंगे। अब वस्तु मान लो कोई ऊपर से नीचे आ रही है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे कोई वस्तु को फेंकी जाती है तब क्या होता है? तब हमेशा s बराबर तो h होता है और a बराबर g होता है। अब यहाँ पे g का मान प्लस का क्यों लिया गया है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे को लगता है और आप वस्तु को भी ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, इस वजह से g का मान प्लस कर लिया जाता है। दोनों की दिशा समान हो गई, इसमें इसको प्लस लेंगे तो इसके क्या होंगे फार्मूले तीनों। गति का पहला समीकरण होगा v बराबर u प्लस का जी टी। दूसरा समीकरण क्या होगा? h बराबर यू टी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या होगा? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2gh। ये होंगे गति के सारे फार्मूले। अब इसमें सभी का मान पता है, सभी का मतलब पता है क्या होता है? v क्या होता है? यहाँ पे v होता है अंतिम वेग। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। h क्या होता है? ऊंचाई। s क्या होता है? चली गई दूरी। a क्या होता है? त्वरण। g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। समझ गए? तो ये सभी का मतलब होता है कि a क्या होता है, s क्या होता है, v क्या होता है, u क्या होता है, h क्या होता है। समझ गए? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको सिर्फ मेन पढ़ा रहा हूँ। ये मतलब कुल मिला के आप कभी भी एग्जाम देने जाएं तो सिर्फ और सिर्फ इसी नोट्स को आप रिवीजन कर लेना, बस सारा रिवीजन हो जाएगा। कुल मिला के एक फास्ट रिवीजन करने का
तरीका है आपका। ठीक, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये वाला हो गया जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो। ठीक है, स्क्रीन ले लिया आपने। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, अब बोलते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सबसे पहले क्या है, सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल मैंने क्या बताया था, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो तुम्हारा अदिश गुणनफल होता है। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। उसके बाद दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा और एन कैप। अच्छा, ये एन कैप क्या होता है, ये सब मैंने सब बहुत अच्छे से आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया। जितने इसके पहले लेक्चर जितने सारे हैं सभी का मतलब मैंने बहुत अच्छे से बताया कि ये क्रॉस क्यों लगाया जाता है, ये डॉट क्यों लगाया जाता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे होता है, अदिश गुणनफल कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। मैं सिर्फ रिवीजन के लिए वजह से, ताकि शायद रिवीजन एक बार में आपके हो जाए। अगर मैं इसको फिर से सब कुछ एक साथ बताऊंगा तो जो पिछला रिवीजन करवा रहा हूँ फिर हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे अब, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना पसीना हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद ये सदिश का कुछ एक फार्मूला मैंने बताया था कि ये फार्मूला कहाँ कैसे निकला है, किस यूज पे होता है, मैंने बताया था। तो इसमें दो तीन शर्तें होती है, मैं शर्त से बता दे रहा हूँ कि जब वो मान लो दो सदिश समांतर रेखा पे चल रहे हो, सीधी रेखा पे हो, तब उसके लिए क्या होगा, जब सीधी रेखा में होगा थीटा का मान कितना हमेशा होगा, 0 ले सकते हो और 180 ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे मान लो आप 0 लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab काश, यहाँ पे काश 0 होगा तो काश 0 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 1 बताई थी। काश 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसका ये फार्मूला किसका बन गया तुम्हारा, ये फार्मूला आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे नहीं बनेगा, क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद ये इसमें अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, a प्लस बी बचा आपका सिर्फ। तो जब दो सदिश समांतर रेखा में चल रहे हो तब उसके लिए तुम्हारा r का जो परिणामी वेक्टर निकलता है a प्लस बी निकलता है। जब दो सदिश, अब इसके बाद बोल दिया जाए, ये तो हो गया समांतर का। अब इसके बाद यहां बात करते हैं लंबवत का। जब दो सदिश लंबवत हो तब क्या होगा, लंबवत का मतलब थीटा का मान कितना होगा, 90 अंश होगा। मतलब 90 अंश होगा तो जहां पे थीटा लिखा हुआ वहां पे 90 अंश लिखेंगे, तो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये यहाँ पे 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा, कितना बचेगा, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये निकलेगा तुम्हारा जब सदिश लंबवत हो। ठीक, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, अब बढ़ते हैं आगे। अगला पेज क्या कह रहा है, अच्छा ये तो मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, प्रक्षेप का पथ होता है, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है और प्रक्षेप पथ का फार्मूला क्या होता है, सारी चीजें मैंने कल बताई थी आपको। प्रक्षेप पथ का फार्मूला मैंने क्या बताया था, y बराबर x tan थीटा माइनस एक्स जी अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है। अब इसके बाद तीन फार्मूला इसमें बनते हैं। इसका आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, आवर्तकाल का मतलब समझ रहे हैं। उसके बाद इसकी ऊंचाई कैसे निकालते हैं और इसकी परास कैसे निकालते हैं। आवर्तकाल का मतलब मैं चित्र यहाँ से बता दे रहा हूँ आपका। जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारे प्रक्षेप पथ हो गया, ठीक, ये हो गए आप, ठीक, ये हो गई आपकी वो, और आपने यहां से उसको ऐसे कुछ फेंका। क्या फेंका आप जानते हैं, आपने क्या क्या फेंका होगा। जब ऐसे यहां से फेंका तो आप ये वस्तु यहां से गई कितने वेग, वी मान लो u वेग से गई, v वेग से गई, और ये होता है तुम्हारा x अक्ष,
ये होता है वाई एच होता है, इसको बोलते हैं यू वाई, इसको बोलते हैं यू एक्स। ये हो गया जीरो, मान लो थीटा कोण से आपने फेंका, यहाँ पे अंतिम वेग भी होगा तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ऐसे गया। अब कहने का आवर्तकाल का मतलब ये होता है कि आपने आपने जो सामान अपने उसको फेंका तो वो सामान कितनी देर में उसके पास तक पहुंच जाएगा, ठीक, वही समय निकालना है आपको। तो समय निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया था कल, टी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी, ये मैंने फार्मूला बताया था। अब इससे आप ये निकाल सकते हैं कि आप किसी को कोई सामान फेंक रहे हैं तो आपके पास से उसके पास तक जाने में कितना समय लगेगा, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो आगे से जब भी अपना सामान फेंके तो टाइम से फेंके और कितने समय को पहुंचेगा ये भी तुम्हारा फार्मूला बता देगा। सिर्फ इस फार्मूले से आपका निकल आएगा कि यहाँ से वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा आवर्तकाल, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब बढ़ते हैं इसके आगे। इसके बाद क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है। मतलब जब भी आप सामान फेंकेंगे तो वो सामान कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो निकालना है आपको, ठीक। तो पहले ऊंचाई की बात करते हैं, परास अभी छोड़ देते हैं। तो ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो निकालना है। मतलब जैसे मान लो ये आपका बन गया, ये मान लो एक प्रकार से घर बन गया आपका, ये आप खड़े हैं यहाँ पे और ये पे यहाँ पे तो मान लो जानते हैं ये कौन खड़ा हुआ है आपका, यहाँ पे कौन है आप तो जानते ही हैं। आपने यहाँ से ऐसे वो कागज या कुछ भी खाना वाना यहाँ से ऐसे मान लो कुरकुरे फेंका यहाँ से आपने, ठीक। तो यहाँ से वहां तक जाने में मान लो यहाँ से वहां तक गई तो मान लो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, आप कितने ऊंचाई में फेंकेंगे उसको कि वो वस्तु आपके उसके पास तक पहुंच जाए, कितने ऊंचाई तक फेंकना है ये निकालना है। तो ये मैंने बता दिया, ये एक्स एच होता है, ये वाई एच होता है, ये यू वाई होता है, सॉरी ये यू एक्स होता है, ये यू वाई होता है, ये वी होता है, ये थीटा कोण से आपने फेंका। ये इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ये वाली ऊंचाई, ठीक, कितनी ऊंचाई तक वो वस्तु जाएगी, ठीक। यहाँ पे v का मान हमेशा 0 होता है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मतलब आप कोई भी सामान या कोई भी कुरकुरे या फिर कुरकुरे हो गया या फिर कोई लेटर हो गया, जब आप फेंकेंगे तो वो लेटर कितने ऊंचाई तक जाएगा वो निकालने के लिए आपका फार्मूला ये है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बताते हैं आपको इसकी परास क्या होगी। मतलब आप जब फेंकेंगे तो कितनी, मतलब कि जैसे मान लो थोड़ा दूर छत है तो उस वस्तु को फेंकने के लिए मतलब उसकी जो लंबाई है कैसे फेंके कि वो वहां तक पहुंच जाए, कितनी ताकत लगानी पड़ेगी वो तुम्हारे परास के ऊपर डिपेंड करता है। परास का मतलब यहाँ से वहां तक चली गई दूरी, मतलब परास, ठीक। परास निकालना है। ये हो गया तीसरा, ये हो गया दूसरा, ठीक। परास निकालने के लिए जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको परास निकालनी है। परास मान लो r है तो इसको r बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये होगा इसका परास, ठीक। मतलब आप कितनी दूर तक उस वस्तु को फेंक सकते हैं उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। समझ गए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब देखिए वैसे कुछ बचा नहीं है, बाकी आपका समाप्त हो गया है। ये जितने सारे आपके फार्मूले थे मैं सारे फार्मूले आपको बता दिया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड उसके बाद सब्सक्राइब जो होता है सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ठीक। धन्यवाद दोस्तों।